तो हम लोग जो अमीन पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने एक तो बताया कि आइसोमरिज्म एक ब्रीफ सिनाप्सिस दिया आपको, ठीक है। जैसे ये बड़ा स्पेशल केस है। हमने कहा कि मेटामरिज्म शो करते हैं, बोले सुनो। मेटामरिज्म मतलब जो अटैच ग्रुप उनको पोजिशन चेंज करके। फंक्शनल आइसोमरिज्म प्राइमरी सेकेंडरी अमीन दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, पोजीशन चेंज कर दिया पोजीशन आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दोनों शो करते हैं, जिसमें ये बड़ा स्पेशल केस है। ये कायरल सेंटर तो है बट इसका सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? फ्लिपिंग की वजह से। क्यों बच्चों? फ्लिपिंग अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये और इसका जो जोड़ीदार है वो, मतलब कहते हैं ना ये ऐसे फ्लिप होते रहते हैं, मतलब ऐसे हो जाएगा बहुत तेज़ी से, भयानक तेज़ी से, बाप रे बाप, ये बहुत तेज़ी से ऐसे, इसको हम फ्लिपिंग बोलते हैं। ये फ्लिप कर रहे हैं। बल्कि ग्रुप बनाएंगे तो फ्लिपिंग की रेट घट जाएगी, लेकिन फ्लिपिंग तब भी करेगा। फ्लिपिंग को हम कंट्रोल करते हैं बाई साइकिल फॉर्म में, ये रिंग में फ्लिप नहीं करेगा। तो देखो ये कायरल सेंटर तो है, ये एक इंडिविजुअल ऑप्टिकली एक्टिव है थियोरेटिकली, बट एक्सपेरिमेंटली कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पाया गया। जब भी इसका सोल्यूशन लेते हैं तो ये धमाक से वो बन जाता है ना। तो इसके एंगल ऑफ रोटेशन को वो कंपनसेट करेगा, उसको ये करेगा, तो अल्टीमेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस मैकेनिज्म क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। ये देखो ये कायरल सेंटर भी है और यहाँ फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये अपना ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। बोथ आर chiral but this one is optically inactive because of flipping, this one is optically active because here flipping is restricted. Hello, clear? Okay, now ये बड़ा खूबसूरत है यार। मैं पहली बार, मुझे अभी याद है, मैं सीखा था जब मैं आईआईटी की तैयारी में, तो नई चीज़ सीखते बड़ा मज़ा आता है, आपके दिमाग पे इंप्रेशन बनता है। ये सीखा था इमीन। ये मैं क्वेश्चन दिया था मेरे सर ने, मैंने बोला ऑप्टिकली ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव, दिमाग से मार चला गया। अब आने से मैं गलत कर रहा हूँ सर ने बताया गलत है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड है। कैसा बच्चों? तो ये HH अपोजिट साइड में ट्रांस, एक साइड में सिस। तो अगर कोई डिस्टेंस चेंज हो सकता है और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। या डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही। ये देखो ये sp हाइब्रिड है, डिस्टेंस चेंज कर नहीं रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, अब देखो ये भी फंसाने वाली चीज़ है। यहाँ देख के लगता है डबल बॉन्ड तो सिर्फ यहाँ पर है, तो ये और यहाँ CH2 बना दिया है जानबूझ के कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर लोन पेयर कंजुगेशन में लेके आएँ और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, HH दूर ट्रांस, और फिर पास कर देंगे तो सिस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर कंजुगेशन में भी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलता है तो ज्योमेट्रिकली वो एक्टिव है। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या बताओ। Find number of geometrical isomers for this molecule. हो गया? कितने आए? कितने आए? 6? कितने?
तुम करो उतने आएंगे। हाँ, लेट्स सी बच्चों, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये बताओ यहाँ कंजुगेशन में है कि नहीं? बोलो। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ बना दो और ये यहाँ कर दो। बोलो यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा। और बताओ हमको यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। और अभी जहाँ पे है वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो। हम लोग काउंटिंग कर लेंगे क्या? हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर जितने भी पोजीशन से मिलता है हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा, यहाँ हमको डबल बॉन्ड आया तो मिलेगा ना, CH2 माइनस CH बोलो। यहाँ पर तो मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। क्लियर है क्या? और ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट समझते हो ना, उनको हम सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। बोलो यस नो? हाँ क्लियर है आपको? ओके, तो हमने क्या पढ़ा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट, अमीन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों वो है बेस। क्या बच्चों? उसका बेसिक नेचर, लोन पेयर की वजह से। तो बच्चों जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अगर एल्किल अमीन है, ये बेस क्यों है? लोन पेयर की वजह से। किसकी वजह से? इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर बेस एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन में कहते हैं 213 होता है। कौन सा होता है? और सबसे लास्ट में अमोनिया होता है। सबसे लास्ट में मतलब सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी एंड सबसे कम अमोनिया। दिस इज। लेकिन अगर R जो है एथिल ग्रुप हो जाए, कौन सा ग्रुप हो जाए? अगर R जो है एथिल ग्रुप हो जाए तो ये ऑर्डर जो है 2, 3, 1 और अमोनिया हो जाता है। क्लियर? सबसे स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। ये कौन से मीडियम में? एक्वस। अगर यही गैसियस फेज में हो जाए, है ना बच्चों, या फिर हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाए। कैसा हो जाए? नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाए। जैसे हम लोग बेंजीन में रिएक्शन करें, या हम लोग अगर हम लोग बेंजीन में रिएक्शन करें, या फिर हम लोग CCl4 CH2 ले लेते हैं, है ना, उस केसेस में ये सबसे स्ट्रॉन्गर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे वीकर अमोनिया। तो ये जो ऑर्डर आया है बच्चों, ये जो ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। NCERT में इनके PKB की वैल्यूज तक दी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। धारा 213 और धारा 200 सबसे लास्ट में अमोनिया। तो ये है बच्चों आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, इन तीनों को मिला के है। स्टेरिक हिंड्रेंस, इन तीनों को मिला के ये ऑर्डर आया है। याद है आपको? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है। चाहो तो नोट करते रहो, ये अगर आपको लगता है तो, अगर याद है तो अच्छी बात है। मैं बस एक नज़र में आपको सारी चीज़ बताना चाहता हूँ। हो गया? सिंपल है। कुछ बहुत अच्छे बेस हैं बच्चों। जैसे अगर ऐसा कभी केस बन जाए, जैसे एक एग्जांपल है गुआनिडीन का ना बच्चों, याद है आपको? ये C डबल बॉन्ड NH और ये NH2 गुआनिडीन। इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बोले नो? इसका लोन पेयर कंजुगेशन में ऐसे सवाल एडवांस में मैंने कई बार देखे जो पूछे गए हैं, घुमा फिरा के। ये न पूछ के मतलब ऐसे पूछ लिया, कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया। समझ रहे हो?
हाँ ऐसा कुछ कर लिया है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे H कर दो, यहाँ H कर दो, तो गुआनिडीन वाला केस है कि नहीं बताओ। इसका लोन पेयर यहाँ कंजुगेशन में आ रहा है, इसका कंजुगेशन में आ रहा है, बोलो। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, बट ये तो हो रहा है ना। इसका लोन पेयर यहाँ पे कंजुगेशन में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ। लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, ऐसे 5 रिंग का एक केस IIT में सवाल में पूछा गया है, 5 रिंग बना के पूछ लिया गया है, राइट। तो जब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कभी ऐसा कर दिया है C डबल बॉन्ड NH2 यहाँ CH3 कर दिया, तो इसका बेसिक कैरेक्टर इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोलो। ये कहते हैं कि NaOH के आसपास इसका बेसिक वैल्यू है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ओके। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इसका लोन पे कंजुगेशन में नहीं गया और इसका लोन पे इसी के पास जा रहा है, तो दिस टू आर क्लोज टू ईच अदर, बोलिए यस नो। कई बार रिंग में ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर, बात समझ आई क्या। तो गुआनिडीन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ये क्वेश्चन। और बाकी आप एक इसमें सवाल बनता ऑर्थो इफेक्ट के ऊपर, पढ़े हो आप SIP और SIP पढ़े हो, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। तो बच्चों ये NH2 जो ग्रुप है, इसके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दो, वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। बेसिक स्ट्रेंथ को, ये जितना बड़ा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा कम कर देगा, भले ही वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ही क्यों न हो, बोलो। हाँ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक इससे कनेक्टेड दूसरा है जिसमें SIR का यूज आता है, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। उसमें क्या है बच्चों कि अगर यहाँ पे NMe लगा दिया आपने और यहाँ भी मेथिल लगा दिया, तो अब ये लोन पेयर कंजुगेशन में ही नहीं है, ये प्लेन छोड़ देगा, बोलो। ये लोन पेयर अब कंजुगेशन में नहीं है, तो कंजुगेशन में इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है क्या। ये सारे पालतू सवाल हैं एडवांस्ड के या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये रही बेसिक स्ट्रेंथ की बात। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ, अगले 5 मिनट में सिनाप्सिस खत्म, फिर सवाल पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ तो बच्चों अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ RNH2, तो एक तो देखना है आपको कि ये बेस है और न्यूक्लियोफाइल है, बेस है और न्यूक्लियोफाइल है ना। जब ये NH2 माइनस हो जाता है तो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और SN2 रिएक्शन करता है, ओके। और जब सिंपल NH2 के फॉर्म में होता है तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक, समझ गए आप लोग। ये बातें हुई। ये NH2 ये प्लस R इफेक्ट बहुत तगड़ा शो करता है और माइनस आई इसका कम होता है, इसका प्लस R माइनस आई से बहुत ज़्यादा है। एंड देयरफॉर अगर इसको हम लोग रिंग पे लेते हैं NH2 ग्रुप को, तो ये रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है। तो इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को नहीं देता, नहीं देता इसको। यहाँ जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं AlCl3, ये कैटलिस्ट को, ये लुईस एसिड है, इसका काम है कि जाके अटैकिंग ग्रुप से रिएक्शन करना और इलेक्ट्रोफाइल बनाना। क्या बनाना? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये जो है भाई जिसको जहाँ जुगाड़ चल जाए, इसका जुगाड़ यहाँ चल जाता है, ये इसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो एक तो कैटलिस्ट कंज्यूम हो जाता है। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन नहीं देता क्योंकि वो इस कैटलिस्ट को कंज्यूम कर लेता है। और दूसरी बात, कैटलिस्ट कंज्यूम करते प्लस हो जाएगा विच इज स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देता। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, बहुत स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को नहीं देते। क्लियर?
समझ गए हम लोग? बड़ा ही खतरनाक है ये। इससे किसी का रिएक्शन करते हैं, हम लोग सोचे कि थोड़ा धीरे से रिएक्शन करते हैं। धीरे समझते हो? वो एक स्लो ग्रुप ले गए, यहाँ हमने Br2 और CH2 ले लिया, नॉन पोलर मीडियम, है ना, कि एक ब्रोमीन आ जाए धीरे से। समझे क्या? धीरे से मुझे याद है, एक मेरे भैया जो है छत पे चढ़ रहे थे, फर्श नीचे फर्श तगड़ा था, हार्ड फर्श था, मतलब टाइल्स वगैरह था, सीढ़ी लगा चढ़ रहे थे, सीढ़ी सरक रही थी। सोचे किसी को क्या बोला, धीरे से चढ़ जाता हूँ। समझ रहे हो क्या? तो कोई चिल्लाया, क्या कर रहे हो? तो आगे पकड़ लिया, तो चढ़ गए ऊपर। वो जब उतरने लगे तो अब तो नहीं बुलाएंगे, अब धीरे से उतर जाते हैं। तो धीरे उतरने में फोर्स तो अपना काम करेगा ना भाई, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल। नीचे सरफेस हार्ड है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना है नहीं। जय माता दी। उनकी हड्डी टूट गई थी। उनकी हड्डी जो है टूट गई थी। समझ रहे हो क्या? मेरे क्यों ऐसा किए? क्या कहें भैया सोचली कि धीरे से उतर जाई, पता नहीं घबरा गए, समझ गए। उनकी सोचली धीरे से उतर जाई मतलब कितना धीरे से? हाउ इट इज पॉसिबल? समझ रहे हो क्या? कि धीरे से सोचा रिएक्ट कर दें, यह संभव नहीं हो पाएगा। ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन करता है। कैसे करता है बच्चों? ये तीनों जगह ब्रोमीन आ जाएगा, तीनों जगह ब्रोमीन आ जाएगा, ट्राई ब्रोमो। एक और इसका तो बताऊं, अमोनियम के जो कंपाउंड होते हैं ना, इनका डायनामाइट वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, ब्लास्ट करने के काम में। मैंने सुना कि भगत सिंह जी लोग जो है इसी का अमोनियम कुछ बनाए थे, जो कि असेंबली में बम पटके थे, वो यही वाला था। समझ रहे हो क्या? अब ये मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने सुना है कि अमोनियम का इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, तो बाय द वे समझ गए आप लोग ये? तो मतलब हमने धीरे से मतलब नॉन पोलर लिया, तब भी धमाका कर दिया वो। तो हमको भी इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए PHNH2 का हम लोग एसिटिलेशन करते हैं ना बच्चों। या तो हम इसको CH3COCl से ट्रीट करते हैं, या फिर इसको हम लोग CH3CO का होल ट्वाइस O से ट्रीट करते हैं। ऐसा इसको बोलते हैं एसिटिलेशन या एसाइलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एसिटिलेशन या हाँ, एसिटिलेशन या एसाइलेशन। तो ऐसा करने से ये यहाँ पे एक NHCO ना बच्चों, CH3 जुड़ जाता है। ये जो रिएक्शन हुआ, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया है, इसको बोलते हैं एसाइल SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसको टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। बात समझे कि आप? इस पर अटैक किया और ये बन जाता है। सो दिस वन इज ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इसके ऊपर से और डीएक्टिवेट कर देगा। लेकिन अभी भी तुम बहुत अपने हौसले बढ़ा के मत काम करो। मतलब अगर तुमने Br2 और पानी ले लिया, फिर ट्राइब्रोमो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मतलब तुम्हें धीरे से ही उतरना है। समझ गए ना? क्या करोगे? Br2 और CH2 या CCl4 नॉन, तब एक ब्रोमीन आएगा। और ये बड़ा ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? वैसे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन बल्कि है, इसलिए पैरा पर जाना चाहेगा वो। कहाँ जाना चाहेगा? पैरा पर। पैरा खाली नहीं होगा, पैरा खाली नहीं होगा तब वो ऑर्थो पे जाएगा। बट अभी खाली है, तुमने यहाँ भेज दिया। अब इसको एसिड या बेस से ट्रीट कर दें, अगर इससे या इससे ट्रीट कर दें, तो ये NH2 बन जाएगा। समझ है क्या? सो इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए लेते हैं CH3CO ग्रुप को, टू कंट्रोल। ठीक है, इसमें कुछ और भी रिएक्शंस हैं, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट है, कार्बिलमिन रिएक्शन है, प्राइमरी अमीन का टेस्ट है ना। सुने हैं कि वो सड़े अंडे की तरह महकता है ना। उसकी खुशबू हमने कभी देखा नहीं, लैब में करेंगे तो देखेंगे। है ना। और उसका गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, उसके स्टेप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, हाँ, तो ये सब रिएक्शंस हैं। कुछ क्वेश्चन ट्राई किया जाए? रेडी? थोड़ा अमीन के हम लोग माहौल में ढल गए, फ्लो आ गया अमीन का, हैं? चलो,
बहुत ही लड्डू चैप्टर है ये, जनहित में जारी है चैप्टर। आसान है। कल जो दिया था 5-6 सवाल बन गया हैं? बन गया। उसको सूखोगे ना तो एडवांस से खुशबू आएगी उसमें से, एडवांस टाइप सवाल दिया हमने। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए मैं ABCD टाइप के सवाल देता हूं। रेडी बच्चों? चलो एक बहुत ही आसान सवाल के साथ आज के क्वेश्चंस राउंड की शुरुआत करते हैं। ठीक है? बहुत आसान सवाल। देखो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H13N। मैंने ये प्लान किया कि आखिरी के एक आध लेक्चर में मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और सब घालू मालू, मतलब फिजिकल भी, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। मुझे बच्चों ने ज़्यादातर ऑर्गेनिक के लिए कंसल्ट किया था, है ना, इसलिए मैं ऑर्गेनिक पे चौथा या 5वां क्लास है आज, ज़्यादा फोकस किया। अब मुझे रियली, मैं आत्मविश्वास में आ रहा हूँ कि तुम लोग करके आओगे, है ना, मुझे संतोष है ना, कर लोगे ना? अभी तो तुमको बनाने का, करने का मन कर रहा हो कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लास्ट में एक आध 2 लेक्चर जो है कंप्लीट भी दे दूंगा मैं, बस प्रॉब्लम डिस्कशन, नो थ्योरी, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है? ठीक है। तो कह रहा है एनऑर्गेनिक कंपाउंड A हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H13N एंड इट, कहाँ गया भाई, इट रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो है बेंजीन, इट रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन क्या है ये? सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट इन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ क्लियर सोल्यूशन, और उससे रिएक्ट करके ये क्लियर सोल्यूशन दिया। एसिडिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, इसका एसिडिफिकेशन किया गया तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिला। ऑल्सो ए कैन बी रिजॉल्व इनटू इनेंशियोमर्स, ए रिजॉल्व किया जा सकता है, ए कैन बी रिजॉल्व इनेंशियोमर्स। ए ऑन रिफ्लक्सिंग विद नाइट्रस एसिड, ए को अगर HNO2 से रिफ्लक्स किया जाए, गिव्स B, ये B देता है। B का फॉर्मूला हुआ C5H12O, C5H12O विच इज स्टिल रिजॉल्वेबल, जो कि रिजॉल्वेबल होगा। B on treatment with CrO3 in pyridine solution of HCl yields another resolvable compound C, which is C5H10O, ये भी resolvable है। which on further treatment with zinc Hg in concentrate HCl yields non-resolvable compound D, C5H12, non-resolvable।
सो फाइंड ए टू डी। भाई इंक भर के ले आओ यार, ये ले जाओ मार्कर। जल्दी, आसान है, बहुत आसान है। हो गया, गुड। ये इतना ही आसान है। मैं सोचा कि दिन की शुरुआत एक अच्छे लॉलीपॉप के साथ किया जाए। नहीं, तुम कहाँ भाग जाती है कभी कभी? क्यों नहीं आई थी? मुझे ही डांट रही है, कल नहीं आए तो क्या हो गया? इतनी दुबली पतली क्यों हो रही है? कुछ दिनों में दिखाई नहीं पड़ोगी तुम, खाली मिस्टर इंडिया की तरह आवाज आएगी तुम्हारी। चाप के खाओ पियो, समझ रही हो? ठीक है, हो गया। हो गया बच्चों? हाँ, 15 सेकेंड्स और हैं, 15 सेकेंड्स मोर। टाइम ओवर। ठीक है, देखा जाए। सी बच्चों, रिजॉल्व मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है ना भाई? कहें कि इनको सेपरेट किया जा सकता है, तो सेपरेट तभी करो जब दो होंगे। बोलो, वो अकेला कैसे सेपरेट करोगे उसको? तो मतलब इसको हम अलग अलग इनेंसोमर से बांट सकते हैं। मतलब ऑप्टिकली क्या है? वो एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर ये बना, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तो कोलिन्स रिएजेंट है ना बच्चों? बोलो, है ना? कोलिन्स रिएजेंट और पीसीसी दोनों एक ही टाइप के होते हैं। बोले यस नो? दोनों के रिएक्शंस भी एक ही टाइप के हैं। एक जोन्स रिएजेंट है, नाम सुना है? क्या फार्मूला उसका? CrO3, हाँ, इन H2SO4 और एसीटोन के प्रेजेंस में। बोलो, तो जोन्स रिएजेंट थोड़ा खतरनाक है इन दोनों से। सेकेंडरी अल्कोहल पे तो एक ही तरह रिएक्शन है, प्राइमरी को जोन्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। पढ़े हो ना ये सब? बहुत अच्छे। तो क्या हो बच्चों, इसे ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये तो अल्कोहल ही है, कैसे मालूम? देखो ये अमीन है, वो भी प्राइमरी अमीन। क्यों, कैसे मालूम? ये देखो हिंसबर्ग टेस्ट है, इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए बेस में क्लियर घुल गया। बोलो, और फिर एसिड मिला दिया तो प्रेसिपिटेट बन गया। ये अगर ये नहीं होता तो प्रेसिपिटेट मिलता, क्योंकि उस पर एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है? अब वो एसिडिक हाइड्रोजन बेस में घुल गया। बोलो रे, और फिर एसिड मिला, प्रेसिपिटेट बन गया। ये प्रमाणित कर रहा है कैसा अमीन है ये प्राइमरी अमीन है। कोई डाउट? हाँ, हम लोग कोई बहुत तुक्केबाजी वाले काम नहीं है, जहाँ से जो मिल जाए उठा लो। अभी कह रहे हैं कि C5H12 5 दूनी 10 तो 12, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 0। वो जो है नॉन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो C5 कैसे बन सकता है? या तो ऐसे, या तो ऐसे, बोलो, और या तो ऐसे। कह रहा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। बोलो, ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो हो ही नहीं सकता गाँव वालों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव ये है और ये, इन दोनों में कोई होगा? हाँ, ये इनएक्टिव है ना?
एक मिनट भाई, मुझे कम समझ में आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? एक कार्बन पे कहाँ? यहाँ पे? अच्छा हाँ यार, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या? इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कोई है ही नहीं क्या? ओके ओके ठीक है, हाँ ओके। मैं तुम्हारी बात भी नहीं समझ पा रहा था, पता नहीं क्यों, है ना? दो मेथड ग्रुप एक टाइप का हो गया। चलो आ जाओ। अब ये कह रहा है कि ये प्राइमरी एमीन है, यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग। ये भी C5H11NH2 है, बोलो। अभी प्राइमरी एमीन है और ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम सोचते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये हमारे पास संभावना है, और ध्यान से, इसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है, प्राइमरी एमीन है, यहाँ लगाएंगे और कोई लग ही नहीं सकता यहाँ पर इसके अलावा न बच्चों। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये वाला केस गया क्या काम से, है ना? इसको देखते हैं, अगर NH2 यहाँ लगा दें, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन यहाँ लगाएं तो एक्टिव हो गया, बोलो। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया यार। और यहाँ पे अगर इसको लगाएं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, बोलो। ये ऑप्टिकली एक्टिव, अगर इसको यहाँ लगाओगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये CH3 बोलो। तो ऑप्टिकली एक्टिव, अरे इस बार एक वैसे कैरल सेंटर है ना यार, समझ गए ना? तो ऑप्टिकली एक्टिव ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये तो गया काम। सब इन दोनों में टकराव हो रहा है। आगे बढ़ो वीर, तुम बड़े चलो। तो HNO2 इसको किया हमने, तो वहाँ OH आ जाएगा, क्या है वहाँ पे? OH। तो ये B वाला में OH यहाँ होगा, बोलो। और इसमें OH यहाँ पे होगा, बोलो यस नो। ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है ना बच्चों, बोलो। सही है यार। अब इसको आते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि ऐसा बना जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत ध्यान से देखना है सी को। अगर ये ऑप्टिकली इसको किया जाए ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा। ये ऑप्टिकली कैसा है? इनएक्टिव है, बोलो। टनाटन रखो भाई दिमाग को। ये कैसा है? ऑप्टिकली। ये वाला केस गया काम से। अब सिर्फ बचा ये, बोलो। ये बचाना यार, एक छूट गया हमारा, ये वाला केस था। अरे यार मैंने यहाँ वाला केस था ना, बोलो। तो अगर ये वाला NH2 वाला, अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग तो क्या बनेगा? C और यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड OH। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? ये वाला केस सही है। अब इसको अगर हम लोग जिंक HgHcl से ट्रीट कर दें, जिंक HgHcl से, तो CO क्या बनाता है? CH2 बन जाएगा ऐसा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ये वाला, बोलो। कैसे? इतना सोचना पड़ेगा क्या? जब वो ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, तो हमको और हेल्प मिलती है। अदरवाइज हम किसी भी, भाई हम जितनी संभावना बन रही है सबको लेके चलेंगे ना, हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं बिना प्लॉजिबल रीजन के? बोलिए यस नो। ये कहा कि ये कितने लोग सही कर लिए थे आप में से? गुड। अब सब लोग कर लोगे भाई। ये कह रहा है प्राइमरी एमीन है, कैसे मालूम चला? हिंसबर्ग टेस्ट से, क्लियर सोल्यूशन, इससे मालूम चला। अब प्राइमरी एमीन इसमें कैसे बन सकता है? ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ये कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव हो गया, गायब करो इसको। इन दोनों में कोई हो सकता है। ये वाला केस हमारा कट गया यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन से जो मिल रहा है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे हम लेते हैं और ऑक्सीडेशन करते तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बोलो। अब देखो यहाँ दो, अगर तुम यहाँ दो केस लेके नहीं चल रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, जादूगर थोड़ी ना हो यार। तो ये वाला जो केस कटा है हमारा, ये यहाँ पे आए कटा है, अदरवाइज हम इसको ट्रेस नहीं कर पाते। बात मेरी समझ आई क्या? भाई पुलिस को मालूम चला कि यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधि हुआ, आतंकवादी, तुम किसी को आतंकवादी मान के पकड़ रहे हो कि आतंकवादी होगा, तो तुम सही व्यक्ति को पकड़ने में चूक हो सकती है, बोले यस नो।
तुम किसी को मान कैसे पकड़ सकते हो यार, है ना। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डेटा है, उससे तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कब तक? जब तक बिल्कुल स्पेसिफिक ना हो जाए, भाई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, कुछ ट्रेस हो जाए ऐसी चीज़ कि एकदम कंफर्म हो जाए कि यही है, अब बंदूक लगा दो उसके ऊपर, बोल है ना। लेकिन तूने बिना मतलब बंदूक लगा दिया। हमारे यहाँ क्या करते हैं कभी कभी, अब पुलिस वालों को बोला था कि आप चोर पकड़ के लाओ, 24 घंटे के अंदर किसी को पकड़ के ले आते हैं, वो बोलता है मैं चोर हूँ। क्यों? पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ रहता है, उसको इतना मार मारे रहते हैं इतना मार मारे रहते हैं, कहता भैया 5-6 महीना जेल निकाल लेंगे, जान मत लो मेरी मैं चोरी कबूल कर लूँगा। समझ रहे हो क्या? इतना उनको पता है चोरी नहीं किया है, लेकिन उनको 24 घंटे में पकड़ना भी तो है तो आप एज्यूम करके अगर मूव करते हो तो यू कैनॉट ट्रेस द रियल फिगर, है ना। ये मैं ऐसा मजाक किया, वैसे ऐसा काम नहीं होता, लोग अच्छा काम करते हैं IBB वाले, है ना, सही लोग पकड़ते हैं, उनको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर कोई ABCD पढ़ लिया हो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर सकता है। चलो अगला सवाल ट्राई करो एक बढ़िया सवाल, आखिरी सवाल। कंप्लीट रिएक्शन, ये बहुत ही मासूम सा सवाल है, मजा आएगा बनाने में आपको। थोड़ा हिंट दे दूं क्या? मैंने आप लोगों को HEM रिएक्शन पढ़ाया था, है ना। हिंट देना था, हिंटा नहीं दे दिया मैंने।